सभी का एक बार फिर स्वागत है हमारी इस दूसरी क्लास में। हम पहले भी आपको इतिहास के बारे में कई महत्वपूर्ण बिंदु बता चुके हैं। आगे हम अपनी क्लास को बढ़ाते हैं, उससे पहले आपसे एक बात और कहना चाहूँगा कि जिस तरीके से हमें तैयारी करनी है किसी भी कंपटीशन की, तो उसके लिए हम पहले से ही पॉइंट टू पॉइंट अपना एक शेड्यूल बना लें कि हमें क्या करना है, और उस शेड्यूल के अनुसार ही आप अपनी तैयारी को रखें। यदि आप फर्स्ट ईयर पढ़ रहे हैं, सेकंड ईयर है, फाइनल ईयर है, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको अकॉर्डिंग टू सिलेबस ही अपनी तैयारी करनी है। उसके अलावा भटकाव नहीं होना चाहिए। अगर आप टू द पॉइंट स्टडी करेंगे तो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि आप अपनी जो सफलता है उसे अवश्य रूप से प्राप्त करेंगे। हमने जो लास्ट पॉइंट छोड़ा था हमारी क्लास में पिछली बार, वह था कार्बन डेटिंग पद्धति। इतिहास की कुछ विधाएं थी जिनमें कार्बन डेटिंग पद्धति हमारा 5वां पॉइंट था। उस 5वें पॉइंट में कुछ चीज़ें और बताना चाहूँगा आपको। कार्बन डेटिंग पद्धति C14, इसके बारे में हम बात कर चुके थे। इसकी अर्धायु क्या है ये आप सबको पता होना चाहिए। तो जब आप वीडियो देखें तो कमेंट में इसकी अर्धायु के बारे में ज़रूर आप बताइएगा, जिससे आपकी नॉलेज बढ़ेगी। दूसरी चीज़, इसी में एक हाल ही में नई पद्धति का आविष्कार हुआ है। नई पद्धति है वही रेडियो एक्टिव जो पदार्थ होते हैं, यानी रेडियो आइसोटोप जो होते हैं, उनके ऊपर रिसर्च चला और C14 के बाद एक नई पद्धति आई है सामने, वो मैं आपको बता देता हूँ। कैल्शियम 41 नाम की एक पद्धति अभी इतिहास में प्रयोग में आरंभ की जा सकती है बहुत जल्दी। ये इसकी तरह ही है। प्राणियों में जो कैल्शियम होता है उसके द्वारा इससे प्राणियों की आयु का पता लगाया जाएगा। जो पता लगाया जाएगा उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसकी जो अर्ध आयु है वो बहुत ज्यादा है। इसकी जो अर्ध आयु है वह अर्ध आयु 99,400 वर्ष है। 99,400 वर्ष होने के कारण यह एक अपने आप में महत्वपूर्ण चीज हो जाएगा कैल्शियम 41, कि इसमें आपको जब किसी भी पदार्थ की आयु निकालनी है तो शायद 1/4 या 3/4 या ऐसे भाग बांटने नहीं पड़ेंगे, क्योंकि अगर एक अर्ध आयु इसकी निकाली जाए वो 99,400 है, जो कि C14 की तुलना में बहुत ज्यादा है। ठीक, इसके बाद हम अपने छठे पॉइंट पे आते हैं। एक पॉइंट अभी शेष रह रहा है इसमें, उस दिन 5 ही हुए थे, 6 पॉइंट हैं विधाओं के। तो छठा पॉइंट है हमारा पैलिएंटोलॉजी। ठीक, जीवाश्म अध्ययन। जीवाश्म अध्ययन, इसमें जीवाश्मों का अध्ययन किया जाता है। जो भी जीवाश्म मिलते हैं उनका अध्ययन किया जाता है। तो वैज्ञानिक नाम क्या है? पैलिएंटोलॉजी, और उसको क्या बोलते हैं? जीवाश्म अध्ययन। तो इसका भी आप ध्यान रखें। सबसे महत्वपूर्ण बात, इसको नोट डाल के जरूर आप ध्यान में रखें या इसको नोट डाल के लिख लें। ठीक है, पैलिएंटोलॉजी यानी जीवाश्म अध्ययन। जीवों का मृत जो शरीर जो प्राप्त होते हैं, फॉसिल्स प्राप्त होते हैं, उनका इसके अंदर स्टडी की जाती है। अब आगे बढ़ते हैं। ज़्यादा लंबा टॉपिक नहीं रहा है हमारा जो बचा है। अब हम सीधे आने वाले हैं अब अपने नए टॉपिक पे। तो वो नया टॉपिक है जानकारी के स्रोतों के आधार पर
जानकारी के स्रोतों के आधार पर इतिहास का प्रकार, जिनसे हमें इतिहास की जानकारी होती है, उनमें सबसे पहला महत्वपूर्ण है जिसे हम प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। दूसरा है आद्य ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल। और जो तीसरा है सी, वह है ऐतिहासिक काल। ये तीनों अब हमारी शुरुआत का एक नया हिस्सा शुरू हो रहा है, नया टॉपिक है एक तरीके से। इसमें आप देख सकते हैं कि हमने क्या महत्वपूर्ण बातें लिखी हैं। जो महत्वपूर्ण बातें हैं उनमें सबसे पहली है कि प्रागैतिहासिक काल, जानकारी के स्रोत के आधार पर पहला काल कौन सा है? प्रागैतिहासिक काल। दूसरा आद्य ऐतिहासिक काल और तीसरा ऐतिहासिक काल। तीनों की थोड़ी थोड़ी अलग अलग जानकारियां हैं, आपको मैं बताता हूं, आप यहाँ नोट डाउन कर सकते हैं। जो प्रागैतिहासिक काल है उसकी जो जानकारी है वो हमें कैसे होती है, ऐसे आद्य ऐतिहासिक काल के बारे में हमें कैसे पता चलता है और कौन सा ऐतिहासिक काल कहलाता है, इन तीनों के बारे में हमें कैसे पता चलेगा? तो पहली बात, प्रागैतिहासिक काल की जितनी भी जानकारियां हैं वो हमें केवल पाषाण उपकरणों से प्राप्त होती है। इस प्रागैतिहासिक काल को हम पाषाण काल भी कह सकते हैं। पाषाण काल क्यों कह रहे हैं हम? क्योंकि इस समय के हमें कोई भी लिखित साक्ष्य नहीं मिलते हैं। किस समय के? पाषाण काल के या प्रागैतिहासिक काल के हमें कोई भी लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, ना कोई लिपि है, ना कोई भाषा है जिससे हमें इसका पता चले। केवल उपकरणों के आधार पर, और उपकरण भी कौन से? पत्थर के उपकरण, पाषाण के उपकरण के आधार पर हम प्रागैतिहासिक काल को बांट सकते हैं। इसमें भी कुछ विभाजन होंगे, उनके बारे में थोड़ा आगे चर्चा करेंगे अभी, पर पहले ये समझने के लिए जरूरी है यहाँ। तो प्रागैतिहासिक काल ऐसा ऐसा समय जिसमें हमें कोई लिपि प्राप्त नहीं होती है, वह प्रागैतिहासिक या पाषाण काल कहलाता है। आद्य ऐतिहासिक काल कौन सा है? तो आद्य ऐतिहासिक काल में हमें लिपि तो प्राप्त हुई है पर उसको हम नहीं पढ़ पाए हैं। ऐसे समय या टाइम पीरियड को हम आद्य ऐतिहासिक काल की श्रेणी में रखते हैं। इसके दो उदाहरण हैं। दो उदाहरण में पहला है हड़प्पा सभ्यता, दूसरा है वैदिक संस्कृति। क्योंकि वैदिक संस्कृति के भी हमें लिखित प्रमाण नहीं मिलते हैं। बाद में वेदों को लिखा जरूर गया है पर वैदिक संस्कृति के हमें लिखित प्रमाण नहीं मिलते हैं, अतः उसको भी आद्य ऐतिहासिक काल की श्रेणी में रखा जाता है। तीसरा है ऐतिहासिक काल, और ऐतिहासिक काल की हमें लिपि भी मिलती है और उसको हम पढ़ भी पाए हैं। ये जो टाइम पीरियड है हम लेंगे 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के बाद का, जिसमें जैन और बौद्ध धर्म प्राप्त हो जाएंगे, हमें मिलेंगे उनके ग्रंथ। इसके अतिरिक्त सबसे महत्वपूर्ण मौर्य वंश और अशोक के शिलालेख, उसके गुहा लेख, उसके स्तंभ लेख, सब हमें इस ऐतिहासिक काल में मिल जाते हैं। तो यहाँ हमें इतिहास को लिखने की कोई दिक्कत नहीं हुई, ना पढ़ने और समझने की कोई दिक्कत हुई है। सबसे ज़्यादा दिक्कत इन दो स्टेजों पर है जो केवल एक सांकेतिक रूप में हम समझ सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। इसको नोट डाउन करते रहिए आप, क्योंकि अगर वीडियो देख रहे हैं उसके साथ साथ लिखना भी बहुत ज़रूरी है। वीडियो देखने के साथ साथ अगर आप पोस्ट करके लिखते भी हैं तो आपके नोट्स यहीं से तैयार हो जाएंगे। बाकी नोट्स हमने पहले भी कहा है कि हम उपलब्ध करवा देंगे आपको, हमारे टेलीग्राम ऐप पर नोट्स आपको प्राप्त हो जाएंगे। तो आगे प्रागैतिहासिक काल, और इसको भी अब 3 भागों में बांटा गया है, और इसको मुख्य रूप से पाषाण काल कहते हैं हम। पाषाण काल जब हम इसको कहते हैं तो इसको किस तरीके से 3 भागों में बांटा गया है ये हम देख लेते हैं। इसमें पहला है
पूर्व पाषाण काल। दूसरा है मध्य पाषाण काल। और तीसरा है नव पाषाण काल। इन तीनों को हम देखते हैं तो इसमें भी जो ये पहला पार्ट है इसको फिर 3 भागों में बांटा गया है। इसको फिर 3 भागों में बांटा गया है। इसको पूर्व या निम्न पाषाण काल, पूर्व या निम्न पाषाण काल कह सकते हैं इसको हम। इसको 3 भागों में बांटा गया है। इसमें पहला है निम्न पुरा पाषाण काल। दूसरा है मध्य पुरा पाषाण काल। और तीसरा है नव या उच्च पुरा पाषाण काल। तीनों के टाइम पीरियड अलग हैं। ये इसी के तीनों भाग हैं। दोबारा बात कर लेते हैं। ये जो चलेगा मैं इसको दोबारा अच्छे से लिख के आपको बता देता हूँ ताकि और अच्छे से आपको समझ में आएगा। अच्छे से साफ करके दोबारा लिख देता हूँ जिससे आपको समझने में दिक्कत नहीं होगी। प्रागैतिहासिक काल इसको पाषाण काल भी कहते हैं। इसके बाद इसको प्रागैतिहासिक काल को या पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया है। पहला पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। इसके पहले के 3 पार्ट किए गए हैं, ए, बी और सी। निम्न पुरा पाषाण काल, मध्य पुरा पाषाण काल और उच्च या नव पुरा पाषाण काल। इनका समय भी अलग अलग है तो इस पर हम चर्चा कर लेते हैं। समय क्या क्या है। तो सबसे महत्वपूर्ण बात कि जो समय है इसका है 50 लाख वर्ष पूर्व से 50,000 वर्ष पूर्व। तो हमें इसका ध्यान रखना है कि 50-50 पहला जो निम्न पुरा पाषाण है उसके समय है 50 लाख वर्ष पूर्व से 50,000 वर्ष पूर्व तक। दूसरे का है 50,000 वर्ष पूर्व से 40,000 वर्ष पूर्व तक। इसके बाद अगला है उच्च या नव पुरा पाषाण काल। इसका टाइम पीरियड है 40,000 वर्ष
पूर्व से 10,000 वर्ष पूर्व तक। तो इस चीज का हम थोड़ा यहां ध्यान रखेंगे। अगर पूरा पाषाण काल का समय अभी हम देखें तो ये 50 लाख से लेकर के 10,000 वर्ष पूर्व तक चलता है। इसके बाद आ जाएगा मध्य पाषाण काल, जो 10,000 से लेकर 5,000 वर्ष पूर्व तक चलेगा, और नव पाषाण काल जो 5,000 से 1,000 वर्ष पूर्व तक चलेगा। समझना चाहिए। पहली बात दोबारा रिपीट कर रहा हूं, इसे बार बार इसलिए रिपीट कर रहा हूं आपको थोड़ा उसका अभ्यास जरूर हो जाए। तो पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, और पूरा पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया। पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और नव या उच्च पूरा पाषाण काल। तो इसके बारे में आपको पूरा याद रह जाना चाहिए। अब इसके समय की बात करें तो हम पूरा पाषाण काल के समय की बात करते हैं, तो पूर्व इसका पूरा जो समय आएगा वह है 50 लाख वर्ष पूर्व से लेकर से 10,000 वर्ष पूर्व। तो 50 लाख वर्ष पूर्व से लेकर 10,000 वर्ष पूर्व इस पूरा पाषाण काल का टाइम पीरियड आएगा, जिसमें तीनों पार्टीशन आ जाएंगे हमारे। दूसरा है मध्य पाषाण का, इसका टाइम पीरियड भी थोड़ा यही मेंशन कर रहा हूं मैं। मध्य पाषाण काल का टाइम पीरियड होगा 10,000 वर्ष से लेकर के 5,000 वर्ष पूर्व तक का। इसके बाद जो नवपाषाण काल है वह 5,000 से 5,000 वर्ष पूर्व से 1,000 वर्ष पूर्व तक। ये केवल समझने की दृष्टि से है, इसमें ऐसा नहीं है कि यहाँ हमने लाइन खींच दी 5,000 तो फिर 5,000। हम इस संस्कृति को 7,000 वर्ष पुरानी भी मानते हैं, 7,000 तक मानते हैं। इसके अलावा अलग अलग टाइम पीरियड के हिसाब से इसको कैलकुलेट करते हैं, और वो कैलकुलेट करने के हिसाब से हमें इनके जो उपकरण मिले हैं वो उसी टाइम पीरियड में हम मानते हैं बस। तो हम पहला पे आ जाते हैं अपना पूरा पाषाण काल। तो जो पूरा पाषाण काल है, इस थोड़ा सा करेक्शन कीजिएगा, पूरा पाषाण काल मैंने 2 बार लिख दिया है। ये आएगा निम्न पूरा पाषाण काल, निम्न पूरा पाषाण काल। ये मतलब सबसे पहला वाला भाग, पूरा पाषाण का सबसे पहला भाग, फिर दूसरा भाग, फिर तीसरा भाग। तो अब हम जो पूरा पाषाण काल है ए वाला, उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं, और इसको समझना बहुत ज़रूरी है, और यहीं से हमें आगे की बातें समझ में आएंगी। ये टेबल समझाने के लिए थी, आप समझ चुके होंगे। इसके बाद जो हम देखते हैं चीजें, उनमें कि पूरा पाषाण काल के उपकरणों के बारे में कैसे पता चला, ये क्या चीज है। तो इसके बारे में इसके बारे में जानने के लिए हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, देखिए इसकी खोज, पूरा पाषाण काल की खोज लिख लीजिए आप इसको, कि पूरा पाषाण काल की खोज किस व्यक्ति ने की थी, एक प्रश्न के रूप में। उत्तर में लिखा रहा हूं यहां, भारत में पूरा पाषाण कालीन संस्कृति के अवशेष सर्वप्रथम किस स्थान से प्राप्त हुए। तो हम लिख लेते हैं यहाँ पे, सर्वप्रथम मद्रास के निकट स्थित पल्लवरम नामक स्थान से, पल्लवरम नामक स्थान से प्राप्त हुए।
तो भारत में पुरापाषाण कालीन संस्कृति के अवशेष कहाँ से? मद्रास में। और मद्रास में कौन सा स्थान है? मद्रास के पास पल्लवरम है, वहां से प्राप्त हुए। कब प्राप्त हुए? तो समय है 1863 ईस्वी में। रॉबर्ट ब्रूसफुट नामक विद्वान द्वारा इस संस्कृति की, पुरापाषाण कालीन संस्कृति की भारत में खोज की गई। तो भारत में पुरापाषाण कालीन संस्कृति की खोज किसने की? तो रॉबर्ट ब्रूसफुट नामक विद्वान ने की। कब की? 1863 में की। और किस स्थान से प्राप्त किया उसने ये उपकरण? तो मद्रास के निकट स्थित पल्लवरम। आपको क्वेश्चन में अगर पूछे अगर पुरापाषाण कालीन संस्कृति के अवशेष भारत में कहाँ से मिले हैं, तो वो डायरेक्ट पल्लवरम स्थान का नाम दे देगा और फिर आप ढूंढते रहेंगे अगर आपने इस चीज़ को नहीं पढ़ा है तो इस पे विशेष ध्यान देना जरूरी है। तो ये नोट डाउन कर लीजिए आप। इसके बाद हम देखते हैं कि पल्लवरम से हमें अवशेष प्राप्त हो गए पुरापाषाण काल के। तो अगले जो क्या चीजें हमें वहां से प्राप्त हुई हैं, तो पुरापाषाण कालीन संस्कृति के अवशेष जब हमें मद्रास से प्राप्त हुए तो इसे, दूसरा बिंदु, इसे क्या नाम दिया गया? तो इसे यानी पुरापाषाण कालीन संस्कृति को इसे मद्रास संस्कृति भी कहते हैं। इसे मद्रास संस्कृति भी कहते हैं। ये हमारा दूसरा पॉइंट हो जाएगा। इसके बाद जो उपकरण प्राप्त हुए, अब वो भी पता होना चाहिए कौन से उपकरण प्राप्त हुए। तो सबसे महत्वपूर्ण है प्राप्त उपकरण। यहां से हस्तकुठार, जिसको हम हैंड एक्स बोल सकते हैं, ये प्राप्त हुई है। हस्तकुठार यानी हैंड एक्स प्राप्त हुई है। तो पुरापाषाण काल का प्रमुख उपकरण कौन सा होगा? तो जाहिर सी बात है जो प्राप्त हुआ है वही होगा, हैंड एक्स या हस्तकुठार। हस्तकुठार जब हमें यहाँ से प्राप्त हुई है तो इसे हस्तकुठार क्यों कहा गया? क्योंकि देखिए आजकल की कुल्हाड़ी में तो हम देखते हैं उसमें हैंडल होता है, हत्था होता है। उस समय पत्थर के उपकरण थे, उसमें हत्था नहीं था, इसलिए वह कुछ इस तरीके की मान सकते हैं आप। देखिए इधर से थोड़ा नुकीला, ये नुकीला हिस्सा है, और इधर से ऐसा हिस्सा बनाया गया है, थोड़ा मोटा है ये हिस्सा, ये थोड़ा मोटा है जो पकड़ में आ सके, हाथ में आसानी से पकड़ में आ सके। इधर का हिस्सा नुकीला है और ये जो हैंड एक्स प्राप्त हुई है ये हाथ से पकड़ी जाती थी। इसमें कोई ऐसा जो हत्था अब आता है इस समय में, वो हत्था इसमें नहीं था। जो ऐसा हत्था आजकल आता है वो हत्था इसमें नहीं था, केवल ऊपर का हिस्सा था। तो ये समझाने के लिए इतना सा आपको समझ आ जाना चाहिए। अब पुरापाषाण काल के संस्कृति के और अवशेष कहाँ कहाँ से प्राप्त हुए? तो और अवशेष जो प्राप्त हुए हैं, अगर हम मानव की बात करें तो पुरापाषाण कालीन जो मानव था अन्य अवशेष, पुरापाषाणकालीन अन्य अवशेषों में है हमारे मानव। तो मानव का भारत में पता कैसे चलता है कि कौन सी प्रजाति का मनुष्य उस समय निवास करता था? तो नर्मदा मानव,
पुरापाषाणकालीन समय में नर्मदा मानव के अवशेष हमें प्राप्त हुए हैं। तो नर्मदा मानव के अवशेष जो प्राप्त हुए हैं वो हमें नर्मदा नदी घाटी से प्राप्त हुए हैं, इसलिए इसका नाम क्या दिया गया, नर्मदा मानव। और जो नर्मदा मानव है ये प्राचीनतम प्रमाण प्राप्त होते हैं इस प्रकार के मनुष्य के भारत से। इसको हमने नर्मदा मानव नाम तो दे दिया है, पर ये जो कंकाल है वह एक नारी का कंकाल है, नारी कंकाल। और इसे जिस विद्वान ने प्राप्त किया उसका नाम है अरुण सोनकिया। अरुण सोनकिया द्वारा इसको प्राप्त किया गया और यह हथनोरा नामक स्थान से प्राप्त हुआ है। हथनोरा मध्य प्रदेश, एमपी यानी मध्य प्रदेश, रायसेन जिले से। रायसेन जिले में हथनोरा नामक स्थान से नर्मदा मानव का कंकाल प्राप्त हुआ। यह एक नारी का कंकाल है और इसका पता किसने लगाया था, तो अरुण सोनकिया जी ने लगाया था इसके बारे में पता। तो यह पाषाणकालीन, पुरापाषाणकालीन मानव के अवशेष यहाँ से हमें मिले हैं। तो इस प्रकार से हमने यहाँ 3 मुख्य बातें देख ली हैं अभी, और उस विभाजन पे हम अब आगे बढ़ेंगे। हमने पहले बात की कि कहाँ से संस्कृति के अवशेष मिले हैं, प्रमुख उपकरण क्या है, इसके अन्य अवशेष क्या हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण अवशेष है, इसको हथनोरा मानव भी कहते हैं। हथनोरा मानव या नर्मदा मानव के अवशेष कहाँ से मिले हैं, तो हथनोरा एमपी रायसेन से प्राप्त हुए हैं, जिनकी खोज किसने की, अरुण सोनकिया ने। नर्मदा मानव संबंधित है तो यह नारी कंकाल से संबंधित है। इसके बाद हम बढ़ते हैं निम्न पुरापाषाण काल की ओर, जो पुरापाषाण काल का पहला भाग है। निम्न पुरापाषाण काल। समय, इसका समय हम ऊपर साथ में ही लिख लेंगे। तो 50 लाख वर्ष पूर्व में जानबूझ करके लगा रहा हूं, पूर्व से 50,000 वर्ष पूर्व। पुरापाषाण काल का हम अध्ययन कर चुके हैं। क्या है, ये 3 भाग बांटे गए हैं पुरापाषाण काल के। उसमें पहला भाग है निम्न पुरापाषाण काल, और निम्न पुरापाषाण काल में जो प्रमुख उपकरण है, प्रमुख उपकरण, तो इसमें भी वही होगा जो वहां प्राप्त हुआ है। तो प्रमुख उपकरण है हैंड एक्स यानी हस्त कुठार, हाथ की कुल्हाड़ी, ये यहां से प्राप्त हुआ है। अब निम्न पुरापाषाण कालीन संस्कृति अवशेष कहां से प्राप्त हुए हैं, तो प्रमुख स्थान प्रमुख स्थानों में हम चर्चा करेंगे। तो जो निम्न पुरापाषाण काल के उपकरण हैं वो हमें सोहन नदी घाटी, बेलन नदी घाटी, पल्लवरम हमने बात कर ही ली है, मद्रास में प्राप्त हुए हैं। इसके अतिरिक्त भीमबेटका से भी इसके उपकरण एमपी से प्राप्त हुए हैं। और हमारे राजस्थान की बात करें अगर हम, तो इसके उपकरण हमें डीडवाना नागौर से भी प्राप्त होते हैं। जो इसके बारे में पूरी एक रिसर्च की है, डीएन वाडिया नामक जो व्यक्ति थे, उन्होंने इस पर विद्वान थे, उन्होंने इस पर पूरी रिसर्च की है और बताया है कि इसके अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं। और इसको उन्होंने एक नई संस्कृति का नाम दिया है, चॉपर चॉपिंग पेबुल संस्कृति। पेबुल अर्थात पत्थर, उसको इन्होंने नाम दिया है। तो पहले प्रमुख स्थानों की चर्चा कर लेते हैं। तो
सोहन नदी घाटी सोहन नदी घाटी में आपके पंजाब, पाकिस्तान वाला हिस्सा, बेलन नदी घाटी, बेलन नदी घाटी में आपके मिर्जापुर यूपी का हिस्सा, मिर्जापुर यूपी, वेब सीरीज मिर्जापुर के नाम से वही स्थान है, बेलन नदी घाटी यूपी। इसके अतिरिक्त पल्लवरम, जो हमने अभी पहले बात की थी, पल्लवरम मद्रास से प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा जो मुख्य उपकरण हैं और हमारे डीडवाना नागौर से प्राप्त हुए हैं। डीडवाना नागौर, तो ये प्रमुख स्थान है कुछ जहां से उपकरण प्राप्त हुए हैं। अब इन उपकरण को और इनके साथ और क्या चीजें प्राप्त हुई, तो हम इस पे भी चर्चा कर लेते हैं। यही डी.एन. वाडिया द्वारा, डी.एन. वाडिया प्रमुख विद्वान हैं और इनके द्वारा 1928 में खुदाई की गई थी स्थानों पर। 1928 में उत्खनन के द्वारा जैसे इन्होंने सबसे प्रमुख जो उत्खनन किया है, उत्खनन द्वारा पहले लिख लेते हैं। 1928 में सोहन नदी घाटी, सोहन नदी घाटी में उत्खनन किया गया तथा यहां से प्राप्त उपकरणों को उन्होंने चॉपर, चॉपिंग, पेबुल संस्कृति नाम दिया है। तो डी.एन. वाडिया द्वारा जो सोहन नदी घाटी में उत्खनन का कार्य किया गया 1928 में, वहां से जो उत्खनन उपकरण प्राप्त हुए उनको उन्होंने चॉपर, चॉपिंग, पेबुल संस्कृति कहा है। तो सीधा प्रश्न आ जाएगा, पूरा निम्न पुरापाषाण काल में चॉपर, चॉपिंग, पेबुल संस्कृति का प्रयोग किसने किया, यह नाम किसने दिया, तो डी.एन. वाडिया ने दिया। तो ये आपको नाम याद होना चाहिए। इसके बाद हम दूसरी तरफ जब चलते हैं तो हमारा जो दूसरा भाग है वह है मध्य पुरापाषाण का। निम्न पुरापाषाण काल यहीं तक। आज की हम क्लास यहीं समाप्त करते हैं क्योंकि ये टॉपिक थोड़ा डिफिकल्ट है। अगली क्लास में शीघ्र ही आपको मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।